लोगों को क्या देखना है, बीजांड काय की संरचना ना, यही है ना। देखो क्या लिखा है, बीजांड काय की संरचना। ठीक, कल आप लोगों ने क्या देख लिया था, कल वाला है आपने क्या देखा था न, पराग कण का संरचना। पराग कण की संरचना के विषय में आपने सब कुछ कल देख लिया था कि पराग कण का जो बाहरी भाग होता है उसे बाह्यचोल कहते हैं, अंदर वाले को अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल में एक ऐसा होता है जो असतत अंतःचोल में एक होता है वर्धी केंद्रक और एक होता है जनन केंद्रक ना, जनन केंद्रक और कौन, वर्धी केंद्रक। और उसमें द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। ठीक, ये आपने देख लिया था कल। आज हमको देखना है बीजांड काय की संरचना, यानी बीजांड काय की संरचना, बीजांड काय, बीजांड की संरचना। अच्छा, बीजांड की संरचना, ठीक, यही दिया है ना, बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ना, इसे इंग्लिश में दिया होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, OVULE, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए बीजांड काय की संरचना समझने से पहले ये समझ लीजिए कि बीजांड काय स्थित कहाँ होता है। लाओ इधर फूल तब दिखा दे इसमें। देखो आपने कई बार देख लिया, ये वाला कहलाता है क्या, पेशियोल। ये हरे कलर का हम हटा रहे हैं, ये वाला हरे कलर का जो है इसे एक एक को कहेंगे सेपल, और सभी को मिला दोगे तो बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहलाएगा। इस वाले को कहते हैं पेटल, एक को लोगे तो पेटल और सभी को मिला करके कोरोला ना, इस सभी को मिला देंगे तो कोरोला। और ऊपर देखो ये है नर जनन भाग जिसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर में मुख्य दो होता है, एक तीन, मुख्य दो और एक तीन। मुख्य कौन कौन, फिलामेंट होता है तंतु, और एक होता है एंथर यानी पराग कोश, और पराग कोश में ही होते हैं पराग कण। और पराग कण कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्या, परागण। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और इसी में योजी होता है कनेक्टिंग, जो पराग कण को, पराग कोश को किससे, माने फिलामेंट यानी पुतंतु से जोड़ने का काम। और ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर का भी तीन भाग, कौन कौन, अंडाशय न, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय को ओवरी, वर्तिका को स्टाइल और इसको स्टिग्मा। स्टिग्मा सभी स्टिग्मा को मिला देंगे, माने पूरे स्टिग्मा को मिला करके ये स्त्री केसर कई है। देखो इसमें तीन चार है ना वर्तिकाग्र, सभी वर्तिकाग्र को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ना, क्या कहलाएगा, जाया। ये लेकिन देखिए बीजांड काय होता कहाँ है, ध्यान से समझो। ये जो अंडाशय की दीवार है किसकी, ये माने स्त्री केसर का जो अंडाशय की दीवार है, ये अंडाशय है, इसी अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है कौन, बीजांड ना। बीजांड कहाँ स्थित होता है, तो देखो अब बना रहे, मान लो यही है, ये स्त्री केसर इस तरीके से बना लो, मान लो। ठीक, ये वाला कहलाता है क्या, इसे हम इस तरफ लिख रहे हैं, दिख रहा है इस तरफ, ये कहलाता है वर्तिका। क्या कहलाता है, वर्तिका। अंग्रेजी में स्टाइल, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्टाइल। ये वर्तिकाग्र क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। और इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा। ठीक, और नीचे वाला क्या है, अंडाशय, यानी इसी को हम कहते हैं अंडाशय या ओवरी, अंडाशय। ठीक, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवरी। और इसी ओवरी में ये क्या होता है, जो बीजांड काय है, इसी ओवरी, इसी से जुड़ा होता है, इसी अंडाशय में होता है कौन, बीजांड काय। तो बीजांड यहाँ होता है इस तरीके से, मान लो ये ठीक, ये इस तरीके से जुड़ा होता है, ये मान लो ये इस तरीके से। ठीक, यहीं पे होता है कौन, बीजांड। देखिए जब फल निषेचन कर लेता है, अभी निषेचन आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब यही है ओवरी, देखो ना इसी में है बीजांड। जब फल निषेचन कर लेता है तो निषेचन के फलस्वरूप ये जो बीजांड काय है ये बीज का रूप धारण कर लेता है, और ये जो ये क्या है, बीजांड काय, और ये जो है ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय फल बन जाता है, अंडाशय किसका रूप धारण कर ले, फल का। और जो बीजांड काय है, ये बीजांड जो है वो किसका रूप धारण कर लेगा, बीज का। तो यानी ये आप समझ में आया किस जगह पे बीजांड होता है, समझ गए ना। तो बीजांड कहाँ होता है, मादा के अंडाशय में स्थित होता है। ठीक, अब इसको हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं, किसको, बीजांड को।
अब बीजांड की संरचना देखते हैं विस्तृत, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम समझते हैं। ठीक, जब इसको समझ लोगे तभी आपको निषेचन अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ जो होता है ये क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। और इसी बीजांड द्वार पे यहाँ वर्तिका से आने वाला जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, परागकण निषेचन के रूप में यहाँ टकराएगा इसी नीचे से आके, और फ्यूज कर देगा किसको, सहायक कोशिका को। एक सहायक कोशिका से अंदर होता हुआ चला जाएगा और अंड कोशिका से जाके मिल जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, निषेचन। अभी समझ में आएगा कब, जब आप सब बना लोगे फिगर तब। ठीक से तभी समझ में आएगा, ये नहीं कि थोड़ा बहुत ऐसे कर लो, ऊपर ऊपर पढ़ लो। ठीक, यहाँ से देखिए अब हम बनाना चालू कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे आपको पूरा दिखे। ये देखो नीचे तक दिख रहा है पूरा, ये कंप्लीट दिखा। ये कहलाता है बीजांड काय। ठीक, बीजांड क्या कहलाता है, बीजांड। तो माने बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाता है, बीजांड काय। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड का, ये देखो जुड़ा होता है ऐसे। ठीक, ये यहाँ इस तरह। ठीक, ये देखो ये बन रहा है। ये देखिए अब हम इसका स्ट्रक्चर बना के हम इसको भर रहे हैं। शांत रहो जी, तुम लोग बात मत करो, इधर बनाना सीखो। क्या बना रहे हैं तुम लोग, बात कर रही हो आगे बैठ के। बनाना सीख लो, कैसे बना रहे हैं। आ गया तो क्या करोगे, फिर बनाना पड़ेगा। ठीक, ये देखो इस तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। कौन सी कोशिका, प्रतिमुख। और इस तरफ ये छोटी 2 कोशिकाएं होती हैं और एक कोशिका बड़ी होती है। इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं ना, और इस वाले को अंड कोशिका। तो ये देखिए, ये जो है इसको सबसे पहले ये क्या है, बीजांड काय। तो बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है, बीजांड काय। तो बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। ठीक, ये थोड़ा सा शिफ्ट करके और इधर बनाते ना तो और अच्छा दिखता। जैसे ये ऊपर ज्यादा फैला दिए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। इसको और शिफ्ट कर लो ऐसे, अब ज्यादा स्मार्ट दिखेगा ये ना। थोड़ा सा इसको मोटा हो गया था। सही है, अब सही दिख रहा है ना। ये क्या कहलाता है, ये जो दोनों दीवारें हैं इसे हम कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण, ध्यान से सुनना। अब माने बीजांड काय दोहरी संरचना से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये दोनों अध्यावरण बीजांड काय में एक स्थान पर नहीं जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। दूसरा इसे हम कहते हैं बीजांड वृत्त। ये जो संरचना है ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त। ये बीजांड वृत्त कहलाता है, बीजांड वृत्त। ये बीजांड वृत्त का काम क्या है, अंडाशय की दीवार को, देखो अंडाशय की दीवार को बीजांड काय से क्या करना, हाँ जोड़कर रखना। तो बीजांड वृत्त किसे कहते हैं, जो अंडाशय की दीवार को बीजांड वृत्त से, बीजांड काय से जोड़कर रखता है, उसे हम बीजांड वृत्त कहते हैं। अध्यावरण, बीजांड द्वार किसे कहते हैं, अध्यावरण जिन स्थान पर
अध्यावरण जिस स्थान पर नहीं जुड़ा हुआ होता है बीजांडकाय से, देखो यहाँ बीजांडकाय से खाली हो गया है, जुड़ा नहीं है, तो अध्यावरण जिस स्थान पर बीजांडकाय से नहीं जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 छोटी कोशिकाएं होती हैं, इसे हम लोग ये जो बना है ये बीजांडकाय के भीतर जो है इसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, ठीक। भ्रूण कोश, और इसी भ्रूण कोश में ध्यान से सुनना, अब इसी भ्रूण कोश में नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं, 2 छोटी होती हैं, छोटी वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। क्या? सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और जो बड़ी कोशिका एक है इसे हम कहते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका। यानी किसके अंदर? बीजांडकाय के अंदर भ्रूण कोश होता है जिसमें नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका, और एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम क्या कहते? अंड कोशिका, ठीक। अंड कोशिका और सहायक कोशिका को मिला करके अंड उपकरण कहा जाता है। इसे मिला करके क्या कहेंगे? अंड उपकरण, अंड उपकरण, या अंड उपकरण न दे करके अंड समुच्च भी देता है। देख लेना आपके यहाँ अंड समुच्च भी दिया है, अंड उपकरण न दे करके आपके बुक में शायद अंड समुच्च दिया है, नीचे की तरफ देखना, एकदम नीचे ब्लैक कलर से लिखा होगा, इसी को अंड उपकरण न दे करके अंड समुच्च देता है, अंड समुच्च, ठीक। देख लो, दिख रहा है ना बोर्ड में पूरा यहाँ तक, इसे अंड समुच्च कहते हैं, ठीक। और देखो ये बड़ी कोशिका, ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, ये देखो ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं हैं जिसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या? प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, ठीक, प्रतिमुखी कोशिका। और बीच में भैया, बीच में एक कोशिका होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्धी कोशिका, ध्रुवी कोशिका। इसे क्या कहेंगे? ध्रुवी कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। और ध्रुवी कोशिका, और इसी को ध्रुवी केंद्रक भी कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक। कौन सा केंद्रक? अब देखो ध्यान से सुनो, जो भ्रूण कोश होता है, ये भ्रूण कोश माने कितने केंद्रक वाला होता है? 8। इसमें एक केंद्रक, एक इसमें, एक इसमें, 7 कोशिकी। ये भ्रूण कोश 7 कोशिकी है। कितनी कोशिकी है? देखो, एक कोशिका ये, एक ये, 2, एक 3 और एक 4, एक 5, एक 6 और एक कितना? 7। लेकिन 8 केंद्र की होता है। देखो, इसमें एक केंद्रक, इसमें एक केंद्रक, इसमें एक केंद्रक, इसमें वाले में, इसीलिए इसे ध्रुवी कोशिका को हम लोग द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक, ठीक, द्वितीयक केंद्रक। अब समझ में आया द्वितीयक केंद्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्रुवी कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। ध्रुवी कोशिका में 2 केंद्रक होने की वजह से इसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो भ्रूण कोश होता है, ये भ्रूण कोश 7 कोशिकी और 8 केंद्रकीय होता है। ये 7 कोशिकी और 8 केंद्रकीय आपको याद करके रखना है, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा होगा क्या? यहाँ निभाग, क्या लिखा होगा? निभाग या चिलाजा, निभाग, ठीक। निभाग मतलब जहाँ पर ये कोशिकाएं जुड़ती हैं अध्यावरण से ना, अध्यावरण की कोशिकाएं जहाँ पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? निभाग या चिलाजा, चलाजा, चलाजा, ठीक। और एक इस तरफ होगा यहाँ, इसको हम कहते हैं, यहाँ लिखे नाभिका, नाभिका या हाइलस ना, अंग्रेजी में दिया होगा हाइलस, ठीक। जो भी दिया होगा हाइलस ही दिया है ना, अंग्रेजी में क्या? हिलस, हाँ, हीलम या हाइलम, हीलम या क्या? हाइलम। नाभिका को हाइलम कहेंगे, हाइलम, हाइलम, ठीक, इसे हाइलम कहते हैं। ये हुआ बीजांडकाय की संरचना। फिर से हम बता दे रहे हैं, जो सबसे बड़ा वाला ये भाग है, ये बीजांड का मुख्य भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं ना। बीजांड का सबसे मुख्य भाग और सबसे बड़ा वाला भाग ही क्या कहलाता है? बीजांडकाय कहलाता है। इसे ना, ये सबसे मुख्य भाग होता है किसका? बीजांड का। दूसरा, इसको दो आवरण ढके होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं।
जिन्हें हम क्या कहते हैं, अध्यावरण। ये अध्यावरण ना, ये अध्यावरण इस तरफ तक आता है, और जहाँ पे ये अध्यावरण ये वाला माने किससे, भ्रूण कोश से जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत में अब देखो, इसके अंदर भ्रूण कोश होता है, किसके अंदर, बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोश होता है। इस भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ होती हैं, जिनमें 2 छोटी होती हैं, जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं, और एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। सभी को मिला करके अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहा जाता है। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ये प्रतिमुख कोशिका, बीच में एक कोशिका होती है बड़ी वाली, जिसे हम लोग ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। इसमें 2 केंद्रक की वजह से इसे कौन सा केंद्रक कहा जाता है, द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ जो अध्यावरण एक स्थान पर बीजांड काय से नहीं जुड़ता, अध्यावरण एक स्थान पर बीजांड काय से नहीं जुड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, या अंग्रेजी में माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या, माइक्रोपाइल, PYLE, इसे माइक्रोपाइल। और यहीं पर जो यहाँ से ट्यूब बनेगा, अभी हम लोग देखेंगे अंकुरण ना, पराग कण का अंकुरण। तो पराग कण का अंकुरण जब यहाँ नली में होगा तो दो इसके साथ ये 2 के आएंगे नर युग्मक, और एक इसी के साथ आएगा वर्धी कोशिका। कल याद करिए जो नर, हाँ, जनन केंद्रक 2 थे, 2 जनन केंद्रक नहीं थे, आपने पढ़ा था, उसमें 2 जनन केंद्रक 2 भाग में बढ़ जाएगा। ऊपर वाला पराग कण की संरचना आपने देखा था, पराग कण की संरचना में वर्धी था, और सबसे पहले ऊपर वाला बाह्यचोल, उसके बाद अंतःचोल, अंतःचोल में एक था वर्धी कोशिका और एक जनन केंद्रक ना। तो जनन केंद्रक 2 भाग में टूट जाएगा, 2 केंद्रक जिसे नर युग्मक कहेंगे, नर युग्मक फर्स्ट, नर युग्मक सेकेंड, और वर्धी केंद्रक जो है वो इसी के साथ नर युग्मक के साथ इसमें आएगा, और वो क्या बना देगा, इसको पोषण देगा, इसको पोषण देगा। और जो आपने देखा था बीच में अंतः केंद्र या अंतःचोल, अंतःचोल क्या बन जाएगा, ट्यूब। अंतःचोल किसका काम करे, ट्यूब। और ये आकर के यहाँ देखो इससे नली आएगा, और आकर के यहीं जहाँ पे बीजांड क्या है, बीजांड द्वार है, इसी बीजांड द्वार की सहायता से एक सहायक कोशिका को क्या कर देगा, तोड़ता हुआ अंदर घुस जाएगा, और जा करके इससे क्या कर लेगा, इस वाले अंड से क्या कर लेगा, निषेचन ना, इस वाले अंड कोशिका से क्या कर लेगा, निषेचन। लेकिन अभी आपको पढ़ना है पहले पराग कण का अंकुरण कैसे होगा। अगर यहाँ दिक्कत है आपको तो अब बताओ, कहीं दिक्कत हो, किसी ध्रुवीय कोशिका क्या है, द्वितीयक केंद्रक किसे क्यों कहते हैं, नाभिका क्या है ना, निभाग क्या है, प्रतिमुख कोशिका, बीजांड काय, अध्यावरण क्या है, भ्रूण कोश क्या है, कहीं दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत नहीं तो इसको उतार लो ठीक। अब हम पढ़ के बता दे रहे हैं, आपकी किताब में कैसे दिया है। पादपों में प्रत्येक बीजांड बीजांडसन से एक पतले छोटे बीजांड वृत्त द्वारा जुड़ा होता है। ये देखो किसके द्वारा जुड़ा है, बीजांड वृत्त द्वारा ना, बीजांड वृत्त द्वारा जुड़ा होता है। जिस स्थान पर बीजांड वृत्त से जुड़ता है, यहाँ जहाँ जुड़ा है कौन, बीजांड, यानी ये बीजांड काय, जिस स्थान पर बीजांड वृत्त से जुड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिका या हाइलस कहते हैं। बीजांड के भीतर अधिकांश भाग बीजांड काय से बना होता है। देखो सबसे ज्यादा कौन है, बीजांड काय। सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहले बीजांड काय को ही हमने बनाया था, तो यानी सबसे बड़ा कौन होता है, बीजांड काय। तो बीजांड काय सबसे बड़ा होता है, जिसके चारों ओर बाह्य अध्यावरण, देखो ये दोनों जो हैं ये क्या है, बाह्य अध्यावरण ना। एक ये बाहर वाले को लोगे तो बाह्य, ये वाला अंदर वाला अंतः, तो दोनों को मिला के क्या कहेंगे, अध्यावरण, दोनों को मिलाकर अध्यावरण। तो भीतर अधिकांश भाग बीजांड काय से बना होता है, जिसके चारों ओर बाह्य अध्यावरण तथा अंतः अध्यावरण पाए जाते हैं। इन परतों के मध्य नीचे की ओर एक छिद्र होता है, जिस स्थान पर बीजांड द्वार कहते हैं। देखो यहाँ नीचे की तरफ क्या है, छिद्र, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। जहाँ दोनों अध्यावरण नहीं जुड़े होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का आधारी भाग निभाग कहलाता है। आधारी माने ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, निभाग। आधारी भाग यानी ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, तो यानी बीजांड का इस पूरे का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, निभाग या चलाजा कहलाता है। बीजांड के अंदर की भ्रूण कोश स्थित होता है। बीजांड के अंदर देखो, इस बीजांड के अंदर ये क्या है, पूरा भ्रूण कोश है। ठीक, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश स्थित होता है। भ्रूण कोश के बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं
का समूह पाया जाता है, इसे अंड समुच्च कहते हैं। देखो ये 3 कोशिकाएं हैं नीचे की तरफ, इसे हम क्या कहते हैं? अंड समुच्च। 3 कोशिकाओं में 2 छोटी होती हैं जिसे सहायक कोशिका और 1 बड़ी होती है जिसे अंड कोशिका, सभी को मिला करके अंड समुच्च कहा जाता है। अंड समुच्च के मध्य में बड़ी अंड कोशिका तथा इसके दोनों ओर पर एक छोटी सहायक कोशिका होती है। यही बता दिए, बड़ी कोशिका और क्या? छोटी सहायक कोशिका होती है। निभाग की ओर की 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं, यानी निभाग की ओर कितनी कोशिकाएं? यहाँ देखो निभाग है, निभाग की ओर कितनी कोशिकाएं? इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं ना, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में एक कोशिका पाई जाती है। भ्रूण कोश के बीच में, देखो यहाँ भ्रूण कोश है, इसके बीच में एक कोशिका है जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवी कोशिका कहते हैं, क्योंकि इसमें अब ध्रुवी कोशिका, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। ये ध्रुवी कोशिका या द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है। समझ गए? अब किताब से भी पढ़ दिए, जो बताए थे पूरा कंप्लीट मिल गया ना। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो समझ लीजिए आप ध्यान से नहीं पढ़े हैं, घर पे यूट्यूब पे बैठ के देखिए, ठीक। अब हम लोग क्या देखना है? परागकण। क्या लिखा है हेडिंग? परागकण का अंकुरण, यानी परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी परागकण का अंकुरण। यानी लिखना चाहो तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए परागकण का अंकुरण कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये है, मान लो क्या, ये है इस तरीके से वर्तिका, ये ठीक। ये है अंडाशय, क्या है? अंडाशय। ये ओवरी ना, इसे क्या कहेंगे? वर्तिका, ठीक। वर्तिका यानी स्टाइल। इसको, ये वाला, इसे क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। अब देखिए वर्तिकाग्र। अब यहाँ नर युग्मक होगा, ये इस तरीके से मान लो, ये इसमें क्या है? परागकण। ये परागकण भैया जब ये पूरा परिपक्व हो जाएगा, परागकोश परिपक्व हो जाएगा, तो परागकण किसी भी स्वपरागण द्वारा या परपरागण द्वारा, स्वपरागण द्वारा स्वयं से, और परपरागण द्वारा या तो कीट से, या तो जल से, या तो हवा से, या तो जंतु से, या तो चमगादड़ से। अब किसी के द्वारा यहाँ पहुँचेंगे, और जब इस वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो वर्तिकाग्र से एक द्रव निकलेगा। किससे? वर्तिकाग्र से। इस परागकण यहाँ आ गया, इस परागकण पर एक द्रव गिरेगा जिसे मैलिक अम्ल या शर्करा, मैलिक अम्ल या शर्करा का छिड़काव कर देगा। कौन? वर्तिका इसके ऊपर किसका छिड़काव कर देगी? मैलिक अम्ल या शर्करा का। किसके ऊपर? परागकण के ऊपर। परागकण के ऊपर वर्तिका मैलिक अम्ल या शर्करा का छिड़काव कर देगी। ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, जो इसके माने ये आपने देखा था, ये किसकी संरचना है? ये परागकण की। अंदर की तरफ या क्या है? बाह्यचोल, और ये अंतःचोल यानी बाह्यचोल, ये वाला अंतःचोल ना। इसमें द्रव भरा होगा जिसे हम क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के बाद देखो दिख रहा है ना, जीव द्रव्य, ठीक। इसमें एक केंद्रक होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? इसका नाम वर्धी केंद्र। क्या है? वर्धी केंद्र। और यहाँ नीचे एक छोटा सा और होगा, और इसमें भी द्रव भरा होगा, और इसे हम कहेंगे क्या? जनन केंद्रक। कौन सा? जनन केंद्रक। अब जनन केंद्रक, अब देखिए, अब इसी में छिद्र होगा जिसे हम लोग कहेंगे क्या? जनन छिद्र। क्या कहेंगे? जनन छिद्र। पढ़ा दिए हैं आपको ना, पीछे आप देखिएगा, अगर जो नहीं आया था वो देख लेगा वीडियो में, ठीक। तो यहाँ जनन छिद्र है, इस जनन छिद्र से
ये फूला, कौन चीज फूला? वर्तिकाग्र से निकला मैलिक अम्ल या शर्करा, और जैसे ही उस पे पड़ा वो क्या हुआ? परागकण फूला, और परागकण फूल करके एक छिद्र से होता हुआ पराग, ये वाला, ये क्या है? अंतःचोल। ये अंतःचोल क्या होगा? फूला, और फूल करके ट्यूब का रूप धारण कर लेगा। किसका? ट्यूब। और ये ट्यूब के रूप में नीचे आना चालू होगा ऐसे, ठीक। ये इस ट्यूब में नीचे आएगा। थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाए क्या, मोटा, तब आपको दिखे ये। ठीक, ये है, अभी भी वही है, घबराओ नहीं। यहाँ देखो ये परागकण था, ये फूल गया, अंदर आया इस तरीके से, ठीक। ये नली के रूप में अंदर आ रहा है। इस नली में ये कौन सा चीज है? ये जो नली बन गया है, ये कौन सा चीज है? अंतः केंद्र किसका रूप धारण कर लिया? नली का। और इसमें देखिए ये जो वर्धी केंद्रक है, कौन केंद्रक? ये है वर्धी केंद्रक, वर्धी। और ये जो जनन केंद्रक है, ये कितने भाग में टूटा? 2 भाग में। कितने नर युग्मक आए? 2। एक नर युग्मक फर्स्ट, नर युग्मक फर्स्ट, और एक नर युग्मक सेकेंड, ठीक। एक नर युग्मक फर्स्ट, एक नर युग्मक सेकेंड इस नली में प्रवेश किया, और वर्धी कोशिका इसके साथ आ गया। वर्धी कोशिका इन दोनों नर युग्मक को पोषण देगा, और ये नली शीघ्र ही आ करके, अभी आपने जो पढ़ा है देखिए नीचे इस तरफ क्या जुड़ा है, ऐसे करके ये बीजांड काय है, और यहाँ देखो ऐसे करके ये जुड़ा हुआ था यहाँ ना, और यहाँ पे एक स्थान खाली था, जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। और ये नली शीघ्र ही आकर के इस बीजांड द्वार से क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी, और फ्यूज करके अंदर घुस जाएगी, सहायक कोशिका को तोड़ते हुए अंदर घुस जाएगी, ठीक। इस तरीके से ये किसका संरचना हुआ? परागकण का अंकुरण कैसे होगा, और किस तरीके से परागकण कहाँ तक पहुँच जाता है अंदर। अगला हम लोग पढ़ लेंगे किसको? अब आप लोगों का है निषेचन, और द्विनिषेचन क्या होता है, त्रिक संलयन क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप देखो जो किताब में लिखा है उसको पढ़ दे रहे हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाओ इधर देखो, ध्यान से सुनो, अब हम समझा दे रहे हैं। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको समझना भी अच्छे से है। दिया है कि यहाँ वर्तिकाग्र से परागकण के समय एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, यानी परागकण के समय एक तरल पदार्थ, क्या परागण के समय एक तरल पदार्थ निकला, किससे? वर्तिकाग्र से। कौन सा? मैलिक अम्ल या शर्करा। मैलिक अम्ल या शर्करा जैसे रसायन तरल पदार्थ निकल रहा है, इसको अवशोषण करके परागकण क्या होगा? फूल जाएगा ना, फूल जाता है। और परिणाम स्वरूप अंतःचोल जनन छिद्र से, अंतःचोल माने अंदर वाला ये वाला जो है अंतःचोल, ये छिद्र जनन छिद्र से होता हुआ ट्यूब का रूप धारण कर लेगा। किसका? ट्यूब। जनन छिद्र से पराग नलिका के रूप में बाहर निकल आता है, और परागकण की जनन कोशिका के 2 केंद्र, परागकण की जनन कोशिका के कितने केंद्र? यहाँ जनन कोशिका के 2 केंद्रक, यहाँ के 2 केंद्रक, नर युग्मक फर्स्ट, नर युग्मक सेकेंड, 2 केंद्रक अर्थात जनन केंद्रक एवं वर्धी केंद्रक पराग नलिका से निकल करके किसमें पराग नलिका में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ से निकल के? यहाँ अंतःचोल से निकल के किसमें प्रवेश कर जाएंगे? पराग नलिका में। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? पराग नलिका में क्या होगा? प्रवेश कर जाएगा, उसी की तरफ जाना आरंभ कर देता है, और शीघ्र ही कहाँ पहुँच जाता है? शीघ्र ही अंदर पहुँच जाता है। शीघ्र ही कहाँ पहुँच जाएगा? अंदर, यानी कहाँ? स्टिग्मा में। किसमें? स्टिग्मा, यानी कहाँ? स्टिग्मा से होता हुआ कहाँ? वर्तिकाग्र में शीघ्र ही पहुँच जाता है। और पराग नलिका वृद्धि करके रसायनानुवर्ती वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से होता हुआ ना, वर्तिकाग्र और कहाँ से? वर्तिका से होता। रसायनानुवर्ती क्यों कह रहा है? क्योंकि इसमें द्रव भरा हुआ है। कौन सा? जीव द्रव। इसका सहारा लेते हुए कहाँ घुस जाएगा? अंदर ना, और प्रवेश कर जाता है पराग नलिका का जनन केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक में। कितने नर युग्मक में? 2 नर युग्मक में निर्माण होता है, और पराग नलिका का मुख्य कार्य इन नर युग्मक को बीजांड तक पहुंचाना होता है। पराग नलिका का काम क्या है? इन नर युग्मकों को कहाँ पहुंचा देना? बीजांड द्वार तक। बीजांड द्वार से फ्यूज करके एक कोशिका को तोड़ेगा, अंदर घुस जाएगा। ठीक, ये है पूरा संरचना। कल हम लोग देखेंगे क्या? निषेचन, द्विनिषेचन क्या होता है, और त्रिक संलयन क्या होता है, इसको समझ लेंगे। आपका ये चैप्टर होगा फिनिश। अब उसके बाद पढ़ लेंगे फल, फूल का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक।